हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्नर्स। और आज हम अपना इनकम टैक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। एन एसएससी may earn his income in India or outside India or at both places. Which income is assessable in India डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि टैक्स कौन कौन देता है। आई मीन सिर्फ इंडियन देते हैं या फिर फॉरेनर्स भी इंडिया में टैक्स पे कर सकते हैं। तो उसकी ना कुछ इनकम टैक्स में अलग अलग टर्म्स में डिवाइड किया गया है उसको कि हमारा इंडिया का रेजिडेंस कौन कौन माना जाएगा टैक्स पेबल के अंदर, कि टैक्स कौन कौन पे कर सकता है, हम किसको रेजिडेंस मानेंगे इंडिया का, है ना। अब जैसे कोई भी एसएससी जो इंडिया अर्न कहाँ से कर सकता है अपनी इनकम, वो इंडिया से भी अर्न कर सकता है और इंडिया के बाहर से भी अर्न कर सकता है, या फिर वो दोनों जगह से भी एक साथ में अर्न कर सकता है। कुछ टाइम वो इंडिया में रहकर अर्न कर सकता है और कुछ टाइम वो बाहर रहकर अर्न कर सकता है। इस तरीके से वो एक साल में दोनों जगह से अर्न कर सकता है अपनी इनकम को। विच इनकम इज़ एसेसिबल इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। अब इंडिया में कौन सी इनकम उसकी टैक्सेबल होगी ये डिपेंड करता है उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस पर, कि वो रेजिडेंस इंडिया का अगर होगा तो वो इंडिया में टैक्स पे करने के लायबल होगा, और अगर वो इंडिया का रेजिडेंस नहीं होगा तो टैक्स पे अपनी दूसरी कंट्री में करेगा। नेक्स्ट इज रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जो सिटीजनशिप होती है और जो रेजिडेंस है ये दोनों डिफरेंट टर्म है। सिटीजनशिप अलग होता है और रेजिडेंस अलग होता है। और टैक्स की अगर टैक्स में देखा जाए तो टैक्स में रेजिडेंस का पूरा मतलब ही अलग होता है। एन इंडियन में बी नॉन रेजिडेंस, एक इंडियन वो नॉन रेजिडेंस भी हो सकते हैं इंडिया का, लेकिन एक फॉरेनर में बी रेजिडेंस ऑफ इंडिया इनकम टैक्स पर्पज़। इनकम टैक्स के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो एक फॉरेनर रेजिडेंस हो सकता है इंडिया का, और एक इंडियन में भी वो नॉन रेजिडेंस हो सकता है। The residence of a person may change from year to year, but citizenship cannot be changed every year. सिटीजनशिप वो वहीं का ही रहता है जहाँ का वो होता है, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस उसका चेंज होता रहता है हर साल। अगर वो कहीं और पर मूव कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है तो वो चेंज हो जाएगा। अगर वो फिर अगर नेक्स्ट ईयर दोबारा किसी कंट्री में जाता है तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन सिटीजनशिप उसकी जहाँ पर वो पैदा हुआ है वो वहीं पर कहीं रहेगी। अब a person may be resident in more than one country for a same previous year. एक इंसान, एक पर्सन, एक एसएससी एक साल में एक से ज़्यादा कंट्री का रेजिडेंट बन सकता है। सपोज अगर हम 2 महीने एक कंट्री में रहें, 3 महीने दूसरी कंट्री में, 4 महीने दूसरी कंट्री में, फिर 2 महीने किसी और कंट्री में चले जाएं, तो एक साल में वो रेजिडेंट बहुत सारी कंट्रीज़ का बन सकता है। एक से ज़्यादा कंट्री का वो रेजिडेंस बन सकता है। अब रेजिडेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट जो इंडिया का रेजिडेंट माना जाता है और नॉन रेजिडेंट जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाता है। अब रेजिडेंट के भी इनकम टैक्स पर्पज से देखा जाए अगर तो 2 टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो रेजिडेंट होते हैं जो हर तरह का इनकम पर अपना टैक्स पे करने के लायबल होते हैं, चाहे वो इनकम उन्होंने कहीं भी अर्न की है वो हमेशा टैक्स देते ही देते हैं। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो होते हैं जो टैक्स पे तो करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि वो कुछ कंडीशंस पर ही टैक्स पे करते हैं। वो आप भी आगे पढ़ेंगे हम कि आगे वो किन किन कंडीशंस में टैक्स पे करते हैं और किन किन में नहीं पे करते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हमारी डिफाइन की गई है इनकम टैक्स रूल्स के अंदर। तो कंडीशन फर्स्ट, जो बेसिक कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट है कि प्रीवियस ईयर में एसएससी या तो 182 डेज वो इंडिया में रहा हो। इट मीन्स जो प्रीवियस ईयर है हमारा, मतलब करंट ईयर के जो जस्ट बैक ईयर है, जो पीछे वाला ईयर है, उसमें वो कम से कम 182 डेज अगर वो इंडिया में रहा होगा तो वो रेजिडेंट होगा इंडिया का। अब वो बाद में चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, लेकिन पहले रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए कि वो रेजिडेंट है या फिर नहीं है, तो उसको कम से कम 182 डेज रहना होगा इंडिया में प्रीवियस ईयर में। नहीं तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो नेक्स्ट कंडीशन आती है प्रीवियस ईयर में 60 डेज वो इंडिया में रहा हो और 35 डेज आउट ऑफ 4 ईयर इमीडिएट प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इट मीन्स या तो वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस से जो पहले 4 साल होंगे उन 4 साल में वो 365 डेज इंडिया में
होगा तो उसको रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का। सपोज़ अगर 2020 की बात करें तो 2019 में 60 डेज़ और 2018, 17, 16 और 15 में 365 डेज़ उसको इंडिया में रहना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तभी वो रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का। उसके बाद कुछ एडिशनल कंडीशंस भी होती हैं। कंडीशन 1, स्टेड एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years इमीडिएट प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। यानी एडिशनल कंडीशन में माना गया है, फर्स्ट कंडीशन है जो हमारी, कि जो एसएससी होता है, एसएससी हमारा पिछले साल से जो पहले 10 साल हैं उनमें कम से कम 2 साल वो इंडिया में उसको स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि इंडिया में वो कम से कम 10 साल रहना चाहिए, लेकिन पिछले साल से जो पहले 10 साल होंगे। सपोज़ अगर 2020 की बात करें तो 2019 से जो पहले वाले 10 साल होंगे, 2018, 17, 16, 15, ये जो पहले 10 साल होंगे, इन 10 सालों में वो कम से कम 2 साल इंडिया में रहना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि स्टेड एटलीस्ट 730 डेज आउट ऑफ 7 years इमीडिएट प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इट मीन्स कि या एक तो कंडीशन ये है कि वो पिछले से पिछले 10 सालों में 2 साल इंडिया में स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, या फिर उसके होना चाहिए कि जो पिछले से पिछले 7 साल हैं और उसके पिछले से पिछले 7 सालों में वो 730 डेज इंडिया में एटलीस्ट स्टे रहना चाहिए उसका, कि कम से कम वो 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। लेकिन कहाँ, कब? इमीडिएट प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। हम बिल्कुल जो पिछला साल है हमारा उससे पहले 7 सालों में वो 730 दिन इंडिया में स्टेबल होगा। अगर वो कोई एसएससी ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है कि वो पिछले 10 सालों में, पिछले से पिछले 10 सालों में वो 2 साल भी स्टेबल रहा हो इंडिया में, और पिछले से पिछले 7 सालों में वो 730 दिन भी इंडिया में रहा है, तो वो माना जाएगा हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन अगर कोई इन दोनों में से किसी एक को फुलफ़िल करता है, कि दोनों फुलफ़िल नहीं कर पाते, सिर्फ एक को फुलफ़िल करता है, तो उसको माना जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और जो इन दोनों को ही फुलफ़िल नहीं करेगा, इन दोनों कंडीशन को ही फुलफ़िल नहीं करेगा, या फिर वो बेसिक कंडीशन को ही दोनों को फुलफ़िल नहीं करेगा, तो उसको माना जाएगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जैसे इफ़ अ पर्सन फुलफिल एनी वन ऑफ अबव देन ही विल बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है तो वो रेजिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। अब कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन भी हैं कि कंडीशन 1, इफ़ ओरिजिन ऑफ इंडिया, अगर किसी का ओरिजिन इंडिया का है, कोई मतलब पैदा इंडिया में हुआ है, गोन अब्रोड और बाहर किसी विदेश में चला जाता है, बिफोर प्रीवियस ईयर, पिछले साल से पहले वो कहीं इंडिया से बाहर चला जाता है, देन 60 डेज रिप्लेस विद 182 डेज इन बेसिक कंडीशन सेकंड। जो बेसिक कंडीशन है वो 60 डेज, हमने बोला था कि 60 डेज एटलीस्ट वो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, तो वो प्रीवियस मतलब 60 डेज से हट के 182 डेज पर आ जाती है बेसिक कंडीशन सेकंड में हम चेंजेस कर देंगे। और सेकंड आती है कि गोज़ आउटसाइड फॉर द बिजनेस, अगर वो किसी बिजनेस की वजह से बिजनेस के थ्रू आउटसाइड ऑफ इंडिया गया है, या फिर वो क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप है, या फिर वो किसी इंडियन कंपनी के थ्रू किसी गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू बाहर उसको भेजा गया है, तो उसको उसमें भी हम सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज़ को रिप्लेस कर देंगे 182 डेज से। बाकी बेसिक कंडीशन सेम रहती है। ये एक्सेप्शनल है सिर्फ 2 केसेस में, कि अगर कोई पैदा इंडिया में हुआ है और पिछले साल से पहले वो कहीं बाहर चला गया है किसी बिजनेस से, कि कहीं कैसे भी। और दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई बाहर चला जाता है लेकिन वो किसी बिजनेस के थ्रू जाता है, या फिर वो क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप है, तो हम 60 डेज़ को रिप्लेस कर देंगे 182 डेज से, बेसिक कंडीशन सेकंड में। अब कुछ इनकम है कि किस इनकम पर कौन कौन रेजिडेंट, जो मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इनमें से कौन कौन से इनकम किन किन पर टैक्सेबल होगी। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, इनकम अर्न और अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया। अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रूड हुई है या फिर इंडिया में अर्न की है किसी ने, कोई भी इनकम, वो रिसीव या तो इंडिया में हो सकती है या फिर आउटसाइड इंडिया हो सकती है, तो वो किसके लिए टैक्सेबल होगी।
and this income will be taxable for all of the SSCs. It means ordinary resident, not ordinary resident and non-residential status, तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो भारत का पैसा है तो भारत ही उस पर टैक्स लेगा, क्योंकि वो कमाई कहाँ से हुई है, इंडिया से हुई है, तो इंडिया उस पर पूरा राइट है इंडिया को कि वो टैक्सेबल कर सकता है, सबसे टैक्स लेगा वो, क्योंकि वो पैसा किसका है, वो पैसा इंडिया का है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बताते हैं, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अर्न इन इंडिया बट रिसीव आउटसाइड इंडिया। ऐसा मान लिया जाता है कि सपोज हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर कमाई गई है पैसा, तो हम ये मान लेते हैं कि इनकम आपकी आपने अक्रूड या फिर अर्न आपने इंडिया में की है, या तो आप हमको रिपोर्ट ला कर दो कि आपने अर्न कहाँ पर किया। लेकिन अगर ये मानी नहीं गई है और पकड़ी इंडिया में गई है आपकी मनी, या फिर कहीं पर भी अगर ऐसा मान लिया जाता है कि ये इनकम आपकी इंडिया में अर्न की गई है और आपने फिर रिसीव उसको कहीं पर भी किया हो, यहाँ किया हो या बाहर किया हो, तो भी वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी और नॉट रेजिडेंट के लिए भी। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बट अर्न और अक्रूड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनकम हमने अर्न या तो इंडिया में की है या फिर हमने बाहर अर्न की है अपनी इनकम, या फिर वहाँ पर अक्रूड हुई है हमारी इनकम, लेकिन वो रिसीव हमने कहाँ की है, रिसीव हमने वो इंडिया में की है, तो भी वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। गवर्नमेंट बोलती है कि आपने अर्न कहीं पर भी की है लेकिन आपने रिसीव इंडिया में की है, इंडिया में आकर आपको पैसे मिले हैं, तो उस पर टैक्स लेने का पूरा हक भी, राइट भी गवर्नमेंट इंडिया को होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया बट अर्न और अक्रूड आउटसाइड इंडिया। अगर ऐसा मान लिया जाता है कि अगर हमको इंडिया में इनकम मिलती है, एक तो है कि हम श्योर है कि इंडिया में ही मिली है, एक होता है कि मान लिया जाता है कि इंडिया में मिली है और लेकिन वो अर्न हमने कहीं बाहर की है, तो भी हम तीनों से टैक्स लेंगे कि भाई तुमने मिली तो तुमको इंडिया में ही है, इंडिया में मिली है तो इंडिया का पैसा होगा, बेशक तुमने बाहर से कमाया है, टैक्स तो तुम्हें देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इनकम अक्रूड और रिसीव आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ऐसा भी होता है कि हमने अक्रूड हमारी बाहर हुई है इनकम और हमने वो रिसीव भी वहीं पर कर ली। सपोज़ हमारा बिजनेस है, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही हम अपनी सैलरी भी लेते हैं, हम इनकम हमारी अर्न कहाँ से करते हैं, हमारी इनकम अर्न करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से, और रिसीव भी हम वहीं पर कर लेते हैं। लेकिन जो बिज़नेस है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, वो कंट्रोल उसका कहाँ से है, कंट्रोल उसका इंडिया से है, तो वो टैक्सेबल तो होगी लेकिन वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं होगी। और रेजिडेंट मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी, वो दोनों के लिए टैक्सेबल होगी, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं होगी टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इनकम अक्रूड और रिसीव आउटसाइड इंडिया। अगर इनकम रिसीव भी बाहर हुई है और अर्न भी बाहर ही हुई है हमारी इनकम, तो वो टैक्सेबल होगी सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी नहीं होगी और नॉन रेजिडेंट के लिए भी नहीं होगी। वो टैक्सेबल होगी लेकिन सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, क्योंकि हमको इसमें इंडिया का कोई हाथ ही नहीं है। इंडिया का सिर्फ एक पर्सन है जो बाहर गया, बाहर से इनकम अर्न की और उसने रिसीव भी वहीं पर की, तो इंडिया को पूरी अथॉरिटी है, राइट है कि वो अपने इंसान से, अपने पर्सन से उस पूरा टैक्स वसूल सकता है। एंड लास्ट पॉइंट इज, अगर फॉरेन इनकम ऑफ पास्ट ईयर ऑन विच इनकम टैक्स हैज़ नॉट बीन चार्ज एंड ब्रॉट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर। अगर कोई ऐसी फॉरेन इनकम है, कोई बाहर कमाई हुई ऐसी इनकम है जिस पर हमने टैक्स नहीं दिया है अब तक, ना इस गवर्नमेंट को ना बाहर विदेशी गवर्नमेंट को, हमने कहीं पर भी टैक्स पे नहीं किया है, और वो हम प्रीवियस ईयर में लेकर आते हैं इंडिया में। अगर हमने सपोज 2013 में कोई इनकम अर्न की है और हमने टैक्स वहाँ पर नहीं दिया है उस गवर्नमेंट को, और ना ही टैक्स हमने इंडिया को भी दिया है, तो और हम उसको 2019 में लेकर आते हैं, प्रीवियस ईयर में लेकर आते हैं, तो वो भी टैक्सेबल, कि वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वो अर्न पहले हो चुकी है। लेकिन हम टैक्स किस पर लगाते हैं, हम टैक्स सिर्फ प्रीवियस ईयर की इनकम पर लगाते हैं, लेकिन वो इनकम है प्रीवियस ईयर से भी पहली, इसलिए वो तीनों के लिए एग्जेम्प्ट होगी, क्योंकि टैक्स हमेशा ही प्रीवियस ईयर की इनकम पर लगता है, और वो प्रीवियस ईयर में हमने अर्न नहीं की है, वो हमने पहले अर्न की है, इसलिए उस पर कोई भी टैक्स देने के लायबल नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
सो थैंक यू। और अगर आपको मेरा पढ़ाया वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके बताएं, अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो प्लीज़ फिर भी तो ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे। थैंक यू।